तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारे फीमेल लीड के चाइल्डहुड को दिखाया जाता है, जहाँ उसके डैड का फ्यूनरल होता है और वो बहुत ज़्यादा ही रो रही होती है क्योंकि अब उसके डैड इस दुनिया में नहीं रहे। और वहीं उसके पास इस ड्रामे का मेल लीड आता है जो वहाँ का यंग मास्टर है, और वो उसके पास आकर उसको कैंडी देता है एंड उसको कंफर्ट करने लगता है। फिर हमें कुछ साल बाद का दिखाया जाता है जहाँ अब फीमेल लीड बड़ी हो गई है और उसका नाम रुका है, और वो अब यही यंग मास्टर यहाँ सैफ भी हो गई है अपने फादर की जगह पर, क्योंकि रुका के फादर यहाँ के सैफ थे तो अब रुका उनकी जगह पर है। और रुका बिल्कुल अच्छे से अपना काम वाम करती है और बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करती है, और वहीं रुका के साथ उसके एक सीनियर भी होते हैं। फिर हम मेन लीड को देखते हैं जो यंग मास्टर है, और अब वो बड़ा भी हो गया है, और बड़े होने के बाद वो और ज़्यादा हैंडसम हो गया है। उसको देखकर तो रुका देखती रह जाती है क्योंकि रुका उसको बहुत ज़्यादा ही लाइक करती है। यंग मास्टर अभी तक रुका को वैसे ही प्यार से बिल्कुल कंफर्ट करते हैं और उसको प्यार से बिल्कुल बोलते हैं कि इतना ज़्यादा भी हार्ड वर्क मत करो और खुद पे भी ध्यान दो। रुका यंग मास्टर के सामने तो बिल्कुल नॉर्मल रहती है, लेकिन साइड में जाकर वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी होने लगती है कि यंग मास्टर कितने हैंडसम दिख रहे थे और उन्होंने मुझसे ऐसे बोला और उन्होंने मुझे टच किया। ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो जाती है। फिर रुका अपना काम वाम करती है एंड काम वाम कर थोड़ा रेस्ट करने जाती है तो वो कुछ मेड लोग को देखती है जो यंग मास्टर को देख रही होती हैं और उनका तारीफ पे तारीफ की जा रही थी। यंग मास्टर का नाम सुनकर रुका भी उनको देखने चली जाती है, और रुका भी बिल्कुल स्माइल कर प्यार से यंग मास्टर को देख रही होती है, और यंग मास्टर भी रुका को देख लेते हैं। फिर वो सारी मेड लोग बात करने लगती हैं कि यंग मास्टर का मैंने सुना है अरेंज मैरिज होने वाला है, वो भी प्रेसिडेंट की बेटी के साथ। तो कुछ टाइम बाद हमारे यंग मास्टर हमारे नहीं रहेंगे, और यंग मास्टर का शादी का सुनते ही रुका के फेस का स्माइल तो बिल्कुल गायब हो जाता है और वो बिल्कुल सैड हो जाती है कि क्या अब यंग मास्टर का शादी होने वाला है, और ये सब से वो अब अपने काम पर फोकस भी नहीं कर पा रही थी और यंग मास्टर के मैरिज को लेकर ही बस सोच रही होती है। और रुका को इस तरह यंग मास्टर भी दूर से देख रहे होते हैं और वो उससे पास जाकर पूछना चाहते हैं कि आखिर उससे क्या हुआ, और जैसे ही वो उसके पास जाने का ट्राई करते हैं तभी रुका के सीनियर उसके पास आ जाते हैं और वो बिल्कुल फ्रेंडली रुका से बात करने लगते हैं, और उन दोनों को इस तरह देखकर यंग मास्टर बिल्कुल जेलस होने लगते हैं और बिल्कुल गुस्से में हो जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि यंग मास्टर तो रुका से भी ज़्यादा रुका को लाइक करते हैं और उसके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हैं। ऐसे ही शाम हो जाता है, रुका अपना काम वाम कर बात लेने जाती है तो वहाँ भी वो यंग मास्टर को ही सोच रही होती है कि उनका शादी होने वाला है, अब मैं क्या करूँ, ये वो सोचकर वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रही थी। फिर जब वो परेशान होते होते बाहर आती है तो देखती है वहाँ यंग मास्टर होते हैं, वो भी एक कैट के साथ। उनको देखकर रुका उनसे पूछने लगती है कि आप यहाँ कैसे। तो यंग मास्टर बोलते हैं क्यों, मैं बात नहीं ले सकता, और वैसे भी मैं तुम्हारा ही यहाँ वेट कर रहा था। ये बात सुनकर रुका तो बिल्कुल हैप्पी हो जाती कि क्या आप मेरा वेट कर रहे थे। यंग मास्टर बोलते हैं कि हाँ, रात के टाइम में ये एरिया थोड़ा डेंजरस है तो मैं तुम्हारा वेट कर रहा था ताकि तुम अकेली ना जाओ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हें घर तक छोड़ने जाऊँ। और वो बिल्कुल प्यार से उसको बोलने लगते हैं कि चलो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ने चलूँगा। फिर दोनों लोग बात करते हुए जा रहे होते हैं और रुका यंग मास्टर को बार बार यंग मास्टर बोल रही होती है, जिससे यंग मास्टर को अच्छा नहीं लगता और वो बोलते हैं कि हम दोनों बचपन से साथ रहे हैं तो क्यों ना तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ। रुका बोलती है पर मैं आपको कैसे। तो यंग मास्टर बोलते हैं कि क्या तुम मुझे अपना फ्रेंड नहीं समझती, हम लोग तो बचपन से साथ रहे हैं ना। फिर रुका बहुत ज़्यादा नर्वस होते हुए यंग मास्टर का नाम लेती है, सोमया। और रुका के मुंह से अपना नाम सुनकर यंग मास्टर को तो अलग ही लेवल का खुशी मिलता है, वो बिल्कुल हैप्पी हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हाँ अब हुआ ना बात। और वो रुका को वो कैंडी भी देते हैं खाने को जो उसे बचपन में देते थे खाने को। वो कैंडी खाकर तो रुका और ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, और यंग मास्टर यहाँ बस रुका को ही देख रहे होते हैं। वो जो कर रही होती है उसे बिल्कुल स्माइल कर और बिल्कुल ध्यान से देख रहे होते हैं। फिर वो रुका के घर तक जाते हैं उसको छोड़ने, और रुका उन्हें थैंक्स बोलती है ऐसे साथ आने के लिए। और जैसे ही यंग मास्टर वहाँ से जाने लगते हैं तो रुका का नोज ब्लीडिंग होने लगता है, जिससे वो परेशान होकर रोने लगती है। तो यंग मास्टर यहाँ फिर से उसको संभालते हैं एंड उसके घर में जाकर उसका ध्यान रखने लगते हैं।
और यंग मास्टर को अपने इतना क्लोज देखकर रुका और ज़्यादा नर्वस होने लगती है और उनसे दूर जाने का ट्राई कर रही थी। और ये बात यंग मास्टर समझ गए थे, तो वो रुका को बैक से हक कर कर बोलने लगते हैं कि तुम इतना ज़्यादा हार्ड वर्क क्यों करती हो? अगर तुम इतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करती तो आज तुम्हारे साथ ये नहीं होता। रुका बोलती है कि मेरे फादर भी ऐसे ही हार्ड वर्क करते थे और उन्होंने मुझे ट्रेन किया है ताकि मैं भी ऐसे ही उनकी तरह हार्ड वर्क कर पाऊँ, तो आज मैं वैसा ही करती हूँ। यंग मास्टर बोलने लगते हैं कि इतना भी मत करो कि अपना ख्याल रखना ही भूल जाओ। और वो उसके फेस को टच करते हुए बोलने लगते हैं कि देखो यहाँ भी तो मेरे जलने का रेड मार्क है। रुका बोलती है कि हाँ, जो लोग किचन में रहते हैं उनके साथ छोटा मोटा ऐसा इंसिडेंट तो होता रहता है। और ये बोलकर वो यंग मास्टर से दूर हो जाती है और बोलने लगती है कि मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है। तो यंग मास्टर फिर से उसके पास जाते हैं और उसे बेड पर धक्का देते हुए उसके ऊपर हो जाते हैं और उससे बिल्कुल प्यार से बोलने लगते हैं कि मुझे पता है तुम अभी बहुत ज़्यादा अकेली खुद को फील करती हो। और रुका को इस तरह देखकर यंग मास्टर उसको किस करने लगते हैं, जिससे रुका का हार्ट बीट बिल्कुल फास्ट हो जाता है और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन तभी यंग मास्टर बाहर से किसी का आवाज़ सुनते हैं और उन्हें तुरंत रियलाइज़ होता है और वो तुरंत रुका से दूर हो जाते हैं और दूर होकर उससे सॉरी बोलने लगते हैं। और सॉरी बोलकर ये बोलते हैं कि अपना ध्यान रखना और अच्छे से खाना पीना, और ये सब बोलकर वो तुरंत वहाँ से जाने लगते हैं, ऐसा जैसे किसी चीज़ से वो बच रहे हो। और उनके जाने के बाद भी रुका उसी सब में खोई थी। नेक्स्ट डे रुका बिल्कुल हैप्पी होकर यंग मास्टर यहाँ जाती है, तो वो मेड लोग को बात करते हुए सुनती है कि हमने सुना है हमारे यंग मास्टर रात को किसी लेडीज वर्कर के साथ थे और उसके घर गए थे, उनका शादी होने वाला है और वो अब ऐसा हरकत कर रहे हैं। ये सब वो यंग मास्टर को बोल रही होती है, जिसे सुनकर रुका तुरंत यंग मास्टर के पास जाती है। और वहाँ जाती है तो देखती है कि यंग मास्टर के फादर भी यंग मास्टर को डांट रहे होते हैं कि ये सब क्या रूमर फैला है, तुम्हारा शादी होने वाला है वो भी प्रेसिडेंट के बेटी के साथ, और तुम ऐसा कर रहे हो, किसी लेडीज वर्कर के घर जा रहे हो। रुका वहाँ जाकर यंग मास्टर के फादर को रोकते हुए बोलने लगती है कि उनकी कोई गलती नहीं है, मेरी ही गलती है, मैं बीमार पड़ गई थी इसलिए वो मेरे घर गए थे। और ये सुनकर यंग मास्टर के फादर बोलने लगते हैं कि क्या तुम्हारा एक एम्प्लॉय के साथ सच में चल रहा है। यंग मास्टर रुका को देखकर बोलने लगते हैं कि अच्छे टाइम पे तुम यहाँ आई हो। और वो अपने फादर से बोलने लगते हैं कि मुझे उससे शादी नहीं करना, मतलब प्रेसिडेंट के बेटी से शादी नहीं करना, मैं रुका से शादी करना चाहता हूँ। और ये बात सुनते ही रुका तो बिल्कुल शॉक हो जाती है। यंग मास्टर के फादर बोलते हैं कि क्या तुम एक एम्प्लॉय से शादी भी अब करोगे, वो भी हमारे सेफ की बेटी के साथ। यंग मास्टर बोलने लगते हैं कि हाँ, क्योंकि इसके फादर हमारे लिए बहुत कुछ किए थे और अब रुका भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है, तो इसके फादर को रीपे करने के लिए मैं रुका से शादी करना चाहता हूँ और उसे हैप्पी रखना चाहता हूँ। यंग मास्टर का ये बात सुनकर यंग मास्टर के फादर भी इन दोनों के शादी के लिए मान जाते हैं। और फिर यंग मास्टर रुका से पूछते हैं कि रुका, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। और रुका भला कैसे ही ना बोलेगी, उसका तो ये एक जैसा ड्रीम है कि वो इनसे शादी करना चाहती है। वो तुरंत हाँ बोल देती है। और फिर यंग मास्टर उसको बाहर ले जाते हैं और बोलते हैं कि अब हमारे शादी का तैयारी करो और मैं अपना काम वाम अच्छे से ख़त्म कर लेता हूँ, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। ये सब बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और उनके जाते ही रुका के तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, वो बिल्कुल पागल जैसी अभी तक सदमे में पड़ी है कि क्या हमारा शादी होने वाला है। फिर हमें कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, अब दोनों का शादी भी हो गया है और अब दोनों मैरिड कपल भी हो गए हैं। लेकिन रुका अभी तक वैसे ही किचन में काम वाम करती है, उतना ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं, लेकिन वैसे ही करती है। और वहीं रुका के पास उसके सीनियर आते हैं और बोलने लगते हैं कि मेरे कुछ टाइम यहाँ ना रहने पर तुमने तो शादी भी कर लिया, वो भी यंग मास्टर से। रुका बोलती है कि हाँ, सिचुएशन ही ऐसा था। और फिर वो पूछने लगते हैं कि क्या तुम हैप्पी हो, क्योंकि अभी आधे टाइम मैंने बहुत ज़्यादा ही रूमर सुना तुम्हारा और यंग मास्टर का। तो यहाँ रुका बिल्कुल शांत हो जाती है। फिर वो यंग मास्टर के पास जाती है तो देखती है वो काम कर रहे थे, क्योंकि शादी के बाद से यंग मास्टर बिल्कुल अपने काम में बिजी थे और ये दोनों एक शादीशुदा कपल जैसे रह ही नहीं रहे थे। यंग मास्टर सिर्फ अपने काम में लगे थे और रुका बस उनका ख्याल रखती थी और थोड़ा अपना सेफ का काम करती थी ऐसे। और यंग मास्टर को दूर से ही देख देख कर हैप्पी हो रही होती है। यंग मास्टर भी उससे थोड़ा बात करते और फिर अपने काम में लग जाते। और रुका फिर जब सोने जाती है तो वो यही सोच रही होती है कि शादी होने के बाद भी हम लोग अलग अलग रूम में सोते हैं। अभी तक मुझे कभी ऐसा फील हुआ ही नहीं कि हम दोनों मैरिड कपल हैं, क्योंकि आज तक कभी हम लोग एक बेड पर सोए ही नहीं। हमारा पहला केस वही हुआ था शादी से पहले, उसके बाद उन्होंने मुझे टच भी नहीं किया। और ये सब सोचते सोचते
रुका अच्छे से रात को सो नहीं पाती। और फिर मॉर्निंग में यंग मास्टर रुका को देखते हैं तो उसका आइस बिल्कुल रेड हो गया होता है। तो वो रुका से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना, क्यों तुम्हारे आइस ऐसे रेड है। तो रुका बोल देती कि हाँ मैं ठीक हूँ, बस रात को अच्छे से सो नहीं पाई। तो यंग मास्टर यहाँ समझ जाते हैं कि ज़रूर इसको कोई प्रॉब्लम है। फिर यंग मास्टर कुछ मेड लोग को भी बात करते हुए सुनते हैं कि वो दोनों का शादी तो हो गया है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि वो दोनों मैरिड कपल हैं। यंग मास्टर तो सिर्फ अपने काम में ही लगे रहते हैं और यंग मास्टर रुका पे बिल्कुल भी ध्यान भी नहीं देते हैं। और मैंने तो ये सुना है कि यंग मास्टर प्रेसिडेंट की बेटी से शादी ना करने के बहाने से रुका से शादी कर लिए। अगर उन्हें किसी से शादी करना ही था तो मुझसे कर लेते। ये सब मेड लोग सारी बात कर रही होती हैं और हंस रही होती है और इन लोग का बात यंग मास्टर भी सुन लेते हैं और सुनते ही अपने मैनेजर को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आज का काम तुम सारा मैनेज कर लेना और मुझे कहीं रुका को घुमाने ले जाना है। फिर वो रुका के पास जाते हैं और उससे बोलने लगते हैं कि रेडी हो जाओ, हम लोग कहीं आज बाहर चलेंगे। और ये सुनकर रुका तो बिल्कुल हैप्पी हो जाती है और उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं घूमने। तो यंग मास्टर बोलते हैं कि जल्दी करो, हम लोग को बाहर जाना है घूमने। और फिर रुका जाती है, रेडी होती है और फिर दोनों लोग साथ में जाते हैं बाहर। थोड़ा घूमते घूमते हैं और शॉपिंग वगैरह भी करते हैं और यंग मास्टर के साथ ऐसे टाइम स्पेंड करने पर रुका को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था और वो यंग मास्टर के बिल्कुल साथ साथ चल रही थी एंड उनका हैंड होल्ड करने का ट्राई करती है पर कर नहीं पाती। और वो सोचने लगती है कि ये मेरे हस्बैंड है, लेकिन मेरे हस्बैंड जैसे रहते नहीं हैं। हस्बैंड लोग अपने वाइफ का कम से कम हैंड तो होल्ड करते हैं, लेकिन ये तो वो भी नहीं कर रहे हैं। और ये सब सोचते सोचते वो फाइनली यंग मास्टर से पूछ लेती है कि आप मुझसे शादी करना नहीं चाहते थे ना। यंग मास्टर बोलते हैं कि क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो। रुका बोलती है कि मुझे लगता है ऐसा आपके बिहेवियर से कि आप मुझसे शादी करना नहीं चाहते थे। यंग मास्टर बोलते हैं कि अगर मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता तो क्या मैं अपने फादर के सामने डायरेक्ट ये बात बोलता। तो रुका बोलती है कि फिर आप मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते थे। तो यंग मास्टर बोलते हैं क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और हमारा शादी ऐसे अचानक से हो गया तो मैंने सोचा तुम्हें थोड़ा टाइम देना सही रहेगा ताकि तुम मेरे पर ट्रस्ट कर पाओ और मेरे साथ कंफर्टेबल रह पाओ। यंग मास्टर का यह सब बात सुनकर रुका तो हैप्पी होकर रोने लगती है। तो उसे इस तरह रोता देखकर यंग मास्टर उसे हक कर लेते हैं और उसे बिल्कुल प्यार से किस करने लगते हैं। और रुका यहाँ सोचने लगती है कि इस बार ये किस उस किस से थोड़ा अलग है। इस बार मेरा हार्ट बीट और ज़्यादा फास्ट हो गया और इस बार मुझे और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। फिर किस करते करते अचानक से यंग मास्टर बोलने लगते हैं कि रुका, क्या तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो। रुका बोलती है कि हाँ। तो बोलते हैं क्या फिर मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। ये सुन रुका बिल्कुल शॉक हो जाती है और बोलती है कि हाँ क्यों नहीं। तो यंग मास्टर बोलने लगते हैं कि मैं बस तुम्हें होल्ड कर कर सोना चाहता हूँ। और जिसके लिए रुका मान जाती है। यंग मास्टर तो बस ऐसा बोले होते हैं, उनका कुछ अलग ही इरादा था। और फिर वो दोनों घर जाते हैं और यंग मास्टर फिर बात लेने चले जाते हैं और रुका बिल्कुल नर्वस सी बेड पर बैठी होती है कि आगे क्या होगा। और ये पार्ट यहीं खत्म हो जाता है। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है और अभी तक हम लोग देखे थे कि यंग मास्टर रुका के साथ सोने को बोलते हैं, जिससे रुका बहुत ज़्यादा ही नर्वस होने लगती है। और वो लोग घर जाते हैं तो यंग मास्टर बात लेने चले जाते हैं और रुका तो बिल्कुल नर्वस हो रही होती है, ये सोच कर कि आखिर यंग मास्टर मेरे साथ क्या करना चाहते हैं। यंग मास्टर जब बात लेकर आते हैं तो रुका उनको ऐसे देखकर उनको देखती रह जाती है और वो बिल्कुल ध्यान से यंग मास्टर को अच्छे से देख रही होती है और सोच रही होती है कि ये तो ऐसे और ज़्यादा ही हॉट दिखते हैं। यंग मास्टर भी रुका का फेस देखते हैं तो वो समझ रहे होते हैं कि रुका अभी बहुत ज़्यादा नर्वस है और बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही है। तो वो उसे प्यार से अपने पास बुलाते हैं और अपने पास बैठाकर उससे बिल्कुल प्यार से बात करने लगते हैं ताकि रुका थोड़ी कंफर्टेबल हो जाए और ऐसे नर्वस ना रहे। और वो उससे बिल्कुल प्यार करने लगते हैं, जिससे रुका को थोड़ा अच्छा लगता है। और यंग मास्टर फिर उससे पूछते हैं कि क्या तुम अब कंफर्टेबल हो। तो रुका हाँ में सर हिलाती है। ये सुन यंग मास्टर तुरंत उसे किस करने लगते हैं एंड उसके साथ इंटीमेट होने का ट्राई करने लगते हैं। स्टार्टिंग में तो रुका को अच्छा लगता है जब तक वो किस करते हैं, लेकिन जैसे ही इंटीमेट होने को ट्राई करते हैं रुका को अनकंफर्टेबल फील होने लगता है। और रुका को इस तरह देखकर यंग मास्टर भी समझ जाते हैं कि अभी रुका रेडी नहीं है ये सब करने के लिए। तो वो वहीं रुक जाते हैं और रुका को बस अपने पास सुलाकर उससे अच्छे से बात करने लगते हैं और बोलते हैं कि जब तक तुम रेडी नहीं हो जाती तब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब रुका उठती है तो यंग मास्टर को अपने साइड में सोया देखकर बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो रही होती है और सोच रही होती है कि ये तो ऐसे सोए हुए भी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम दिखते हैं। फिर यंग मास्टर को उनके मैनेजर का कॉल आता है जो बताते हैं कि उनके फादर गिर गए हैं और उनको थोड़ा इंजरी हो गया है, जिसके वजह से अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। और फिर वो यंग मास्टर के पास आकर बताने लगते हैं कि आपके फादर को थोड़ा इंजरी है, तो जिसके लिए उन्हें 3-4 वीक्स के लिए हॉस्पिटल में एडमिट रहना होगा और तब तक आपको सारा कुछ मैनेजमेंट संभालना पड़ेगा मास्टर का। मतलब जो सारा काम यंग मास्टर के फादर संभालते थे अब उनके ना रहने पर यंग मास्टर को देखना होगा। और यंग मास्टर के मैनेजर ये भी बताते हैं कि हमारे क्लाइंट आने वाले हैं जो यहाँ के चेयरमैन हैं और उनको हमें बिल्कुल अच्छा सा कोई डिश ट्राई कराना है जो उनको पसंद आए, जिससे हमारा इम्पैक्ट उनके ऊपर अच्छा बैठ पाए और हमारे काम में हेल्प हो पाए। और वो बोलते हैं कि आपके फादर उनका वेलकम करने वाले थे लेकिन अब वो नहीं है, तो आपको सारा कुछ मैनेज करना होगा। और वो रुका को बोलते हैं कि रुका ही उनके लिए डिश बनाएगी जो उनको पसंद आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फूडी है। अगर उनको कोई खाना पसंद आ गया तो वो हमारे काम में भी बहुत ज़्यादा ही हेल्प करवाएंगे। ये सुनकर रुका अपने काम पर लग जाती है। वो दिन रात कर नए नए डिश ट्राई करने लगती है ताकि कोई ऐसा डिश मैं बना पाऊँ जो चेयरमैन को पसंद आए। और वो रात रात को जग जग कर भी डिश बनाने का ट्राई करती है। और रुका को इस तरह यंग मास्टर भी देखते हैं और सोचते हैं कि ये कितनी हार्ड वर्कर है और उसके हाथ में चोट लग गए होते हैं काम करते करते। तो वो उसे अपने पास बुलाते हैं और बहुत प्यार से उसके हाथ पर क्रीम वगैरह लगाने लगते हैं, जिससे रुका को थोड़ा अच्छा फील होता है। रुका यहाँ इसलिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही क्योंकि जो गेस्ट आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा ही ओल्ड है और वो उसके फादर को भी जानते हैं और उसके फादर का डिश वो बहुत ज़्यादा ही खाते थे जो वो बनाते थे। तो अब रुका को ये है कि मैं अपने डिश से भी उनको इम्प्रेस करूँगी ताकि वो समझ पाए कि मैं उन्हीं हेड शेफ की बेटी हूँ। और वो अपने फादर को सोचते सोचते रोने लगती है और बोलने लगती है कि आप इतना जल्दी मुझे छोड़कर क्यों चले गए, मैं आपके बिना बहुत अकेली खुद को फील करती हूँ। तभी वहाँ यंग मास्टर आते हैं और उसे इस तरह देखकर वो समझ जाते हैं कि अभी रुका बहुत ज़्यादा सैड है और उसे वो कंफर्ट करने के लिए वही कैंडी देते हैं। और वो कैंडी खाकर रुका को थोड़ा अच्छा लगता है और वो सोचने लगती है कि यंग मास्टर अभी तक वैसे ही हैं शादी के बाद भी। नेक्स्ट डे गेस्ट आते हैं और यंग मास्टर बाकी लोग उनका बहुत ज़्यादा अच्छे से वेलकम करते हैं और रुका से भी इंट्रोड्यूस कराते हैं, बताते हैं कि ये मेरी वाइफ है और ये भी बताते हैं कि इन्होंने ही आज सारा डिश वगैरह बनाया है आपके खाने के लिए। ये सुनकर वो ओल्ड चेयरमैन बोलने लगते हैं कि इतनी यंग लेडी वो भी मेरे पसंद का खाना बना पाएगी, ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि इतनी यंग लेडी उतनी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं। देन सारे लोग खाने पर बैठते हैं तो वो ओल्ड मैन नहीं खा रहे होते हैं क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा होता है कि रुका अच्छा खाना बनाई होगी। पर यंग मास्टर बहुत ज़्यादा ही उन्हें रिक्वेस्ट करने लगते हैं, जिनके रिक्वेस्ट पर फाइनली वो खाना खाते हैं और उसे खाते ही उनको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है और अपनी वाइफ का याद आ जाता है और बोलने लगते हैं कि इस खाने में तो मेरे वाइफ के हाथों का टेस्ट है। और वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होकर वो खाना खाने लगते हैं और रुका का बहुत ज़्यादा ही तारीफ करने लगते हैं और बोलने लगते हैं तुम्हें देखकर मुझे किसी का याद आ रहा है। तो रुका यहाँ बताती है कि मैं हेड शेफ की बेटी हूँ। तो वो ओल्ड मैन हंसकर बोलने लगते हैं अच्छा तो इसीलिए तुम इतना अच्छा खाना बना पाई। और इन लोग को ऐसे देखकर यंग मास्टर भी हैप्पी हो जाते हैं कि फाइनली जो रुका इतना हार्ड वर्क कर रही थी उसका वो कंप्लीट हुआ और चेयरमैन को खाना पसंद आया। चेयरमैन जाते टाइम भी रुका से बहुत ज़्यादा अच्छे से बात करते हैं और सारे लोग के वहाँ जाने के बाद रुका बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो जाती है। और रुका को इस तरह देखकर यंग मास्टर उसे चोरी से एक रूम में लाते हैं और वहाँ लाकर वो उसे किस करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है तुम्हारे पर, और उसे आई लव यू बोलकर उसे किस किए जा रहे थे। रुका भी उन्हें आज फर्स्ट टाइम आई लव यू बोलती है, जिसे सुनकर यंग मास्टर तो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि आज तुमने पहली बार मुझे आई लव यू बोला है। नेक्स्ट डे यंग मास्टर सारे वर्कर को थैंक्स बोलते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था रुका का और गेस्ट का अच्छे से वेलकम भी किया था। इसकी वजह से यंग मास्टर सारे वर्कर को थैंक्स बोलते हैं। वहीं एक न्यू कैरेक्टर का एंट्री होता है जो बहुत ज़्यादा ही
रिच था और वो यंग मास्टर के गेट के बाहर ही खड़ा होकर अंदर देख रहा होता है, जिससे रुका आ रही होती है बाहर से और उसे देखकर रोककर पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो। वो लड़का बिल्कुल ध्यान से रुका को देखने लगता है और रुका को ध्यान से देखते देखते फिर बोलता है, तो यंग मास्टर का अच्छा चॉइस है, उसने अच्छा चूज किया है। वो रुका को बोल रहा होता है, मतलब कि यंग मास्टर इसे चूज किए हैं। यहाँ रुका को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर इसने मुझे देखकर ऐसा क्यों बोला, और ये बोलकर वो वहां से चला जाता है और रुका तो वही सोच में पड़ी रह जाती है। और ये जो लड़का है इसका नाम मसातो है और ये यंग मास्टर का बड़ा भाई है, जो यंग मास्टर और उसके फादर को छोड़कर यहाँ से चला गया था। नेक्स्ट डे रुका यंग मास्टर को रेडी वेडी करती ताकि वो अपने मास्टर का सारा कुछ मैनेजमेंट संभाल पाए, और उनके जाने के बाद फिर वो यंग मास्टर के ओल्ड रूम में जाती है, जहाँ उसे यंग मास्टर का बचपन का फोटो मिलता है, जिसे देखकर रुका बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और हैप्पी होकर देखने लगती है कि ये कितने ज़्यादा क्यूट थे बचपन में। और तभी उसे किसी और का भी फोटो मिलता है, जहाँ लिखा होता है कि यंग मास्टर का बड़ा भाई, और वो उससे 4 इयर्स बड़े होते हैं। लेकिन उस फोटो में दोनों ही छोटे छोटे थे, जिससे रुका पहचान नहीं पाती कि ये तो वही लड़का है जो मुझसे कल मिला था। और आज रुका को पहली बार पता चलता है कि यंग मास्टर के बड़े भाई भी थे, और वो उस फोटो को लेकर यंग मास्टर के और अपने रूम में लगा देती है। जब यंग मास्टर आते हैं तो वो फोटो को देखकर हैप्पी नहीं होते, वो फोटो को देखकर बिल्कुल सैड हो जाते हैं, जिससे रुका समझ जाती है कि जरूर कोई बात है जो वो अपने ही बड़े भाई को देखकर ऐसे सैड हो गए। और काम वाम कर कर यंग मास्टर बहुत ज़्यादा ही थक गए होते हैं, तो फिर रुका उनके पास जाकर उनको मसाज देने लगती है, जिससे यंग मास्टर को थोड़ा अच्छा फील होता है और वो रुका को किस करने लगते हैं। बट ग्लासेस पहनने की वजह से वो अच्छे से किस नहीं कर पा रहे थे रुका को, तो वो रुका से ही अपने ग्लासेस निकालने को बोलते हैं, जिससे रुका बहुत ज़्यादा नर्वस होकर वो ग्लासेस निकालती है और यंग मास्टर फिर उसे किस करने लगते हैं। फिर रात का सीन देखते हैं, यंग मास्टर अभी तक वो फोटो देख देख कर सैड हो रहे होते हैं, और फिर वो रुका के रूम में जाते हैं और रुका से बात करने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि मुझे पता है तुम उस फोटो को देखकर अभी तक कंफ्यूज हो, तो मैं बस तुम्हें अभी इतना बता रहा हूँ कि वो मेरा बड़ा भाई है, जो मेरे से 4 साल बड़ा है, और वो बचपन में ही हम लोग को छोड़कर चला गया था। और बोलते हैं कि अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहता उसके बारे में, लेकिन जब मुझे लगेगा कि तुम्हें बता देना चाहिए तो मैं ज़रूर उसके बारे में तुम्हें बताऊंगा। तो रुका उनको समझती है और बोलती है कि कोई बात नहीं, अभी आपका मन नहीं है तो आप मत बताइए। नेक्स्ट डे यंग मास्टर वॉक पर जाते हैं तो वो एक न्यू बहुत ज़्यादा ही बड़ा होटल को देखते हैं, और उसे देखकर वो सोचने लगते हैं कि ये तो हमारे भी होटल से ज़्यादा बड़ा है, आखिर किसका है। और आकर वो अपने मैनेजर से पूछते हैं तो उनके मैनेजर बताने लगते हैं कि अभी होटल के ऑनर का नाम कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये पता है कि बहुत ज़्यादा यंग ही कोई लड़का है, उसी का ये होटल है, और ये कोई और नहीं होता है, वही यंग मास्टर के बड़े भाई मसातो होते हैं। फिर यंग मास्टर रुका के साथ उसके फादर के ग्रेव पर जाते हैं। वहीं यंग मास्टर के बड़े भाई का एंट्री होता है, जो बोलने लगते हैं कि बहुत टाइम बाद हम मिले छोटे, और उन्हें देखकर यंग मास्टर तो और ज़्यादा ही गुस्सा होने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। यंग मास्टर को इस तरह बोलता देखकर रुका समझ जाती है कि यही यंग मास्टर के बड़े भाई हैं जो मुझसे कल मिले थे। देन सारे लोग एक कैफ़े में जाते हैं। वहाँ यंग मास्टर के बड़े भाई बोलने लगते हैं रुका से कि तुम तो बहुत जल्दी ही बड़ी हो गई, मैं तुम्हें कल शाम को देखा तभी समझ गया कि तुम रुका ही हो, हमारे हेड शेफ की बेटी, क्योंकि वो पहले से ही रुका को जानते थे, वो भी चाइल्डहुड से ही। और ये सुनकर यंग मास्टर रुका की तरफ देखने लगते हैं कि मतलब ये कल इससे मिली और मुझे बताया नहीं। तो रुका उनसे सॉरी बोलने लगती है कि मुझे लगा कि कोई अनजान है तो मैं आपको इसी वजह से नहीं बताई। और यंग मास्टर के बड़े भाई यंग मास्टर से भी बात करने का ट्राई करते हैं, लेकिन यंग मास्टर तो उनके ऊपर बिल्कुल गुस्सा होने लगते हैं और गुस्सा होकर बोलने लगते हैं कि तुम चाहे जितना भी सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन तुम उसी तरह इनरिस्पॉन्सिबल ही रहोगे। और ये सब बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। और यंग मास्टर के बड़े भाई मसातो रुका से बोलने लगते हैं कि उसका ध्यान देना,
घर जाकर भी रुका यंग मास्टर को ही सोच रही होती है कि यंग मास्टर तो बहुत ज़्यादा हैप्पी रहने वाले पर्सन है, लेकिन आज मैं उनको इस तरह पहली बार इतना गुस्से में देखी। और वो ये सोचते हुए यंग मास्टर के पास जाती है जो बात ले रहे होते हैं, तो रुका भी उनके साथ बात लेने लगती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है यंग मास्टर को इस तरह देखकर, और बोलती है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा वरीड थी, इस वजह से मैं अभी आपके पास आ गई। रुका का ये बात सुनकर यंग मास्टर थोड़ा स्माइल करने लगते हैं और उसे अपने पास बुलाकर उसे किस करने लगते हैं। नेक्स्ट डे रुका देखती है कि सारी जो लेडीज वर्कर है वो पागल होकर कहीं भाग रही होती हैं और ये बोल रही होती हैं कि बहुत ज़्यादा ही हैंडसम एक लड़का आया है, और उसी को देखने के लिए सारी लेडीज वर्कर भागकर जा रही होती हैं। और जाती है तो वहाँ देखती है तो वही यंग मास्टर के बड़े भाई मसातो होते हैं, जो उन लड़कियों को देखकर हाय वगैरह कर रहे होते हैं एक सेलिब्रिटी की तरह। फिर यंग मास्टर के मैनेजर उन्हें मास्टर के पास ले जाते हैं, मतलब उनके फादर के पास ले जाते हैं, जो अब ठीक होकर आ गए होते हैं। और उनके फादर इनको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं कि तुम तो सारा रिश्ता नाता ख़त्म कर कर हमसे चले गए थे ना, तो अब क्यों आए हो। मसातो बोलते हैं कि मैं आपका यहाँ बेटा बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो बस आपसे बिजनेस का बात करने आया हूँ। वो जो होटल बन रहा है अभी न्यू, वो मेरा ही होटल है और उसमें सारे फॉरेनर वीआईपी आएंगे, तो मुझे वहाँ आपके कुछ सेफ चाहिए जो उन्हें यहाँ जापान का ट्रेडिशनल फूड वगैरह अच्छे से सर्व कर पाए, ताकि मेरा होटल अच्छे से चल पाए और हमारा नाम हो। इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपको भी बहुत ज़्यादा ही फिर वीआईपी क्लाइंट्स मिलने लगेंगे। ये बात सुनकर यंग मास्टर के फादर सोचने लगते हैं कि हाँ, ये अभी फॉरेन से आया है तो इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन होगा, तो इससे बिजनेस कर लेने से हमारे भी होटल को फ़ायदा होगा। तो वो मान जाते हैं ऐसे बिजनेस पार्टनर बनने को और अपने सेफ उन्हें देने को। तो मसातो यहाँ बोलते हैं लेकिन मुझे कुछ यंग सेफ भी चाहिए, रुका भी मुझे चाहिए, ताकि ये वीआईपी फॉरेनर के आगे अच्छे से डिश को डिस्क्राइब कर पाए। ये बात से यंग मास्टर के फादर तो मान जाते हैं, लेकिन यंग मास्टर तो बिल्कुल गुस्से में बोल देते हैं कि नहीं, कभी नहीं, रुका नहीं जाएगी तुम्हारे साथ ऐसे उस होटल में काम करने को। लेकिन फिर वो रुका को सोचने लगते हैं और वो सोचने लगते हैं कि रुका को बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है ऐसे न्यू डिश ट्राई करना, ऐसे बनाना, किचन में काम करना। ये उसका बचपन से ड्रीम है कि वो अपने फादर की तरह अच्छा से बन पाए बिल्कुल। तो ये सब सोचकर वो रुका से पूछते हैं कि क्या तुम वहाँ उस होटल में सेफ का काम करना चाहती हो। रुका हाँ बोलती है और रुका के लिए अच्छा सोचकर वो फिर मान जाते हैं। नेक्स्ट डे सारे लोग वहाँ जाते हैं, मतलब सारे सेफ लोग वहाँ जाते हैं फॉरेन से आए हुए किचन प्रोडक्ट को देखने के लिए। वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थी और वो बिल्कुल हैप्पी होकर देख रही होती है और सोच रही होती है कि अब तो मैं और नए नए डिश ट्राई करूँगी बनाना। और मसातो भी छिपकर रुका को देख रहे होते हैं। रुका घर जाती है तो देखती है यंग मास्टर उसका भी सारा घर का काम कर दिए होते हैं और उसके लिए डिनर भी बना दिए होते हैं। ये देखकर रुका को थोड़ा बुरा फील होता है कि यंग मास्टर अब घर का भी काम करेंगे, और वो फिर बात लेना चाहती है तो यंग मास्टर आकर उसका हेयर ड्राई करने लगते हैं। तो यहाँ रुका फिर से यंग मास्टर के भाई के बारे में पूछती है, तो आज यंग मास्टर खुद को रोक नहीं पाते और वो बताने लगते हैं कि जब हम लोग छोटे थे वो मुझसे 4 इयर्स बड़ा था और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी था, और वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट था और अपना काम बहुत ज़्यादा अच्छे से करता था। उसे देख देख कर मैं भी करने का ट्राई करता था। वो खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता था और उसके स्मार्ट होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था जल्द ही, और इसी बात को वो फ्लेक्स करने लगा और उसके अंदर एटीट्यूड आ गया कि मैं अकेले सारा कुछ अपना मैनेज कर लूँगा, और मैं जब इतना स्मार्ट हूँ तो मैं अकेले अपना बिजनेस करूँगा और खुद को अकेले संभालूँगा और खुद रिच होकर खुद अकेले रहूँगा। और वो हम लोग को छोड़कर यहाँ से फिर चला गया। उसके जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया, क्योंकि उसी को देख देख कर मैं नई नई चीज़ें सीखता था। लेकिन उसके जाने के बाद मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं और किसको देखकर नई नई चीज़ें सीखूं। वो ना तो मेरे बारे में सोचा और ना ही फादर के बारे में सोचा। उसको खुद अकेले ही सक्सेसफुल होना था, इसी वजह से वो हम लोग को ऐसे ही छोड़कर चला गया। और उसके जाने के बाद मैं उसके इतना स्मार्ट कभी नहीं बन पाया। अभी तक मुझे ये फील होता है कि मैं उसके इतना स्मार्ट नहीं हूँ। और ये बात बोलकर वो थोड़े सैड हो जाते हैं।
तो रुका उन्हें कंफर्ट करने लगती है और बोलने लगती है कि आप ये गलत सोच रहे हैं, वो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप यहाँ के यंग मास्टर हैं। आपके वजह से ही मेरे अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आया है अपने काम को लेकर, और मैं आपको हमेशा एडमायर करती हूँ। ये सब बोलकर वो यंग मास्टर को बैक से हक कर लेती है और बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो। रुका का ये सारा बात सुनकर यंग मास्टर को अच्छा लगता है और वो रुका को थैंक्स बोलते हैं। रुका के लिए एक हेयर पिन लाते हैं जो उसे पहनाने लगते हैं और रुका को भी ये हेयर पिन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वो स्माइल करने लगती है और उसके स्माइल को देखकर यंग मास्टर फिर से उसे यहाँ किस करने लगते हैं। ये पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है। तो अभी तक हम देखे थे यंग मास्टर रुका को हेयर पिन देते हैं और वही हेयर पिन लगाकर रुका नेक्स्ट डे अपने जॉब पर भी जाती है और बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रही होती है हेयर पिन को देख देख कर और यंग मास्टर के बारे में सोच सोच कर। बट काम करते करते उसका हेयर पिन कब खो जाता है रुका को पता ही नहीं चलता, लेकिन जैसे ही वो खुद को फिर देखती है मिरर में तो हेयर पिन नहीं होता और वो बिल्कुल परेशान होकर वो हेयर पिन खोजने लगती है। इधर वो हेयर पिन यंग मास्टर के बड़े भाई मसातो को मिल जाता है और रुका फिर उनके पास जाती है और वो हेयर पिन मांगने लगती है और बोलने लगती है कि जल्दी दीजिए, ये मुझे यंग मास्टर दिए हैं। लेकिन मसातो रुका को टीज करने के लिए वो हेयर पिन नहीं दे रहे होते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम तो यंग मास्टर से शादी कर ली हो और तुम चाहो तो उनका प्रॉपर्टी भी ले सकती हो, लेकिन तुम बस एक छोटे से हेयर पिन की वजह से इतना ज़्यादा परेशान हो रही हो, वो भी यंग मास्टर का दिया हुआ। तो रुका गुस्से में बोलने लगती है कि आप क्या समझेंगे अपनों का प्यार और अपनों का दिया हुआ प्यार से कोई चीज़। ये सुन मसातो स्माइल कर कर रुका को वो हेयर पिन पहनाने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि मुझे पता है मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा काइंड है और वो अभी तुम्हें ये जॉब इसीलिए करने दे रहा है ताकि ये तुम्हारी पसंद है, और वो शुरू से ही ऐसा है, जिससे वो प्यार करने लगता है वो उसके बारे में बहुत सोचने लगता है। जैसे अभी वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है, जैसे वो तुम्हारे बारे में इतना सोच रहा है वैसे तुम भी उसका हमेशा ध्यान रखना। ये सुन रुका बोलने लगती है जब आप उनका इतना केयर करते हैं तो फिर आप उन्हें छोड़कर क्यों गए। और ये सीन यही कट होता है। फिर रुका मसातो के लिए कॉफ़ी बनाने लगती है और मसातो यहाँ बताने लगते हैं जब हम लोग छोटे थे तो मेरा छोटा भाई बहुत ज़्यादा ही काइंड था। वो बस अपने फैमिली के साथ रहना चाहता था और अपने घर में रहना चाहता था। उसे बाहर की दुनिया नहीं देखना था, वो बाहर निकलकर कोई काम करना नहीं चाहता था, वो खुद को आगे बढ़ाना नहीं चाहता था क्योंकि वो फैमिली से बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड हो गया था और उस जगह से भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गया था। लेकिन मैं वैसा नहीं था, मैं बस आगे बढ़ना चाहता था और उसे भी आगे बढ़ाना चाहता था। और यही सब सोचकर मैं फादर से एक दिन बोला कि हमें ये घर बेच देना चाहिए क्योंकि यंग मास्टर बहुत ज़्यादा ही अटैच्ड हैं इस घर से और इस तरह रहने की वजह से वो आगे कुछ नहीं कर पाएंगे और ना बाहर की दुनिया देख पाएंगे। तो ये सुनकर मेरे फादर मुझे गुस्से में बोल दिए कि तुम खुद क्यों नहीं चले जाते यहाँ से, और तभी से मैं उस घर से निकल गया। ये बात सुनकर रुका फिर बोलने लगती है लेकिन यंग मास्टर तो कुछ और ही सोचते हैं, तो आप यंग मास्टर को सारा बात बता क्यों नहीं देते हैं। मसातो बोलते हैं वो मुझसे अब इतना ज़्यादा हेट करता है कि मेरी बात पर यकीन ही नहीं करेगा। रुका बोलने लगती वो आपको इतना हेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा ही मिस करते थे और आप अचानक से बिना बताए और बिना उनसे बात किए ऐसे चले गए, इस वजह से वो आपसे और ज़्यादा ही गुस्सा हो गए थे और अभी तक हेट करते हैं। और वो अपने फ़ोन में फ़ोटो दिखाते हुए बोलने लगती है अभी तक वो अपना और आपका साथ का फ़ोटो रखे हुए हैं संभाल कर, और वो फ़ोटो देखकर मसातो रोने लगते हैं। कुछ टाइम बाद रुका घर आने लगती है तो बारिश होने लगता है। मसातो अपना कार लेकर आते हैं रुका के पास और बोलने लगते हैं कि चलो बारिश हो रहा है तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, आओ बैठो मेरे कार में। लेकिन रुका उन्हें ध्यान से देखने लगती है और इधर यंग मास्टर को देखते हैं जो बारिश होता हुआ देखकर रुका को लेने आते हैं। और यहाँ मसातो रुका को बार बार बोल रहे होते हैं कि चलो बैठो, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूंगा। बट रुका यहाँ उन्हें साफ मना कर देती है कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, अगर मैं आपके साथ चली गई तो मेरे हस्बैंड को ये पसंद नहीं आएगा। और ये बोल वो वहाँ से जाने लगती है, एक जगह जाकर रुक जाती है। इधर यंग मास्टर भागकर आ रहे होते हैं रुका के पास और रुका जैसे ही यंग मास्टर को देखती है वो बिल्कुल हैप्पी होकर उनके पास जाती है और उन्हें हक कर लेती है तुरंत।
देन नेक्स्ट डे होटल की ओपनिंग होती है, जिसके वजह से रुका बहुत ज़्यादा काम कर रही थी और उसी सब में उसे चक्कर आने लगता है एंड वो गिर जाती है। मसातो भी रुका को देखने आते हैं और पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। रुका बोलते हैं हाँ, और मसातो ये बोलते हुए वहाँ से जाने लगते हैं कि अभी कोई काम मत करना, अभी थोड़ा रेस्ट कर लो। तो रुका उन्हें रोकते हुए पूछने लगती है कि आप तो बहुत अच्छे अच्छे जगह गए होंगे, तो आपने यहीं पर होटल खोलने का क्यों डिसीजन लिया। ये सुनकर मसातो से बोलने लगते हैं कि मैं चाहे जहाँ भी चला जाऊँ, लेकिन अपने रूट को तो नहीं भूल सकता ना, और यहाँ मैं अपने छोटे भाई के पास रहूँगा तो उसके पर नज़र रख पाऊँगा और उसका ध्यान रख पाऊँगा। ये सुन रुका फिर से गुस्से में बोलने लगती है कि आप उन्हें सारा कुछ सच बता क्यों नहीं देते, आप बस स्कूल बनने की वजह से उनसे सॉरी नहीं बोल रहे हैं ना। उनके ऊपर गुस्सा हो रही होती है तो मसातो रुका को रोकने लगते हैं और तभी वहाँ यंग मास्टर भी आ जाते हैं और मसातो का हाथ पकड़कर दूर कर देते हैं और बोलने लगते हैं कि तुमने इसे टच भी कैसे किया, और वो रुका को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन रुका उन्हें रोकते हुए बोलने लगती है कि मसातो आपसे कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन यंग मास्टर सुनने को रेडी नहीं थे। तो वो रोते हुए बोलने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि आप बस हैप्पी रहें, और मुझे पता है कि आपके अंदर अभी बहुत ज़्यादा ही दर्द है, तो आप उनका बात सुन क्यों नहीं लेते हैं। और वो यंग मास्टर से जिद करने लगती है मसातो से बात करने के लिए, लेकिन यंग मास्टर तो मसातो की तरफ देख भी नहीं रहे होते हैं और जिद करते करते रुका को फिर से चक्कर आने लगता है तो वो गिरने लगती है, लेकिन यंग मास्टर तुरंत उसे पकड़ लेते हैं और मसातो भी उसे पकड़ने आते हैं। तो यंग मास्टर उसे अपना आँख दिखाने लगते हैं, जिसे देखकर मसातो दूर हो जाते हैं और सॉरी बोलने लगते हैं। फिर यंग मास्टर रुका को घर लाते हैं और रुका को कोई भी काम करने के लिए मना कर कर खुद सारा काम करने लगते हैं। तो रुका उनके पास जाती है और पूछती है आप मुझसे गुस्सा हो ना, और सॉरी बोलकर अपने रूम में चली जाती है। और यंग मास्टर फिर खुद से ही गुस्सा होने लगते हैं और रुका के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं खुद पर गुस्सा हूँ। तो रुका बोलती है कि प्लीज बस एक बार मेरा बात मान लीजिए और मसातो से बात करिए। तो अभी यंग मास्टर मान जाते हैं और बोलते हैं ठीक है, मैं उससे फेस टू फेस बात करूंगा। देन नेक्स्ट डे यंग मास्टर बिल्कुल सूट वूट पहनकर रेडी होकर मसातो के होटल जाते हैं और उन्हें देख देख कर सारी लड़कियां वहाँ की पागल हो रही होती हैं कि आखिर इतना हैंडसम लड़का कौन है। रुका को भी पता चल जाता है कि यंग मास्टर आए हुए हैं। इधर यंग मास्टर के पास वाइन आता है और होटल का स्पेशल कॉम्प्लीमेंट भी आता है, जिसे खोलकर यंग मास्टर देखते हैं तो वो वही कैंडी होता है जो वो रुका को खिलाते हैं जब रुका सैड होती है या फिर रोती है, जिसे देखकर यंग मास्टर स्माइल करने लगते हैं। तो वहीं मसातो आते हैं और बोलते हैं तो हैंडसम डिनर करना नहीं चाहोगे, और फिर यंग मास्टर के पास बैठकर वो सारा बात बताते हैं जो वो रुका को बताए थे। सारा बात सुनकर यंग मास्टर फिर भी मसातो पर गुस्सा करने लगते हैं कि जब ये सारा बात था तो फिर फादर तुम्हारे जाने के बाद इतना बीमार कैसे रहने लगे, और तुमने मेरे बारे में सोचा कि मुझे कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ होगा। ये सब सुन मसातो बस यंग मास्टर से सॉरी बोल रहे होते हैं। यंग मास्टर बोलते हैं तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हारा कितना वेट किया कि तुम अब आओगे पर तुम नहीं आए। मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे और अपना काम करना चाहते थे, पर एक बार हमारे बारे में भी तो सोचते। ये सब सुनकर मसातो बस यंग मास्टर से सॉरी बोल रहे होते हैं। यंग मास्टर अब मान गए होते हैं, लेकिन वो फिर भी गुस्सा दिखा रहे होते हैं, लेकिन वो अपने बड़े भाई को समझते हैं और उन्हें माफ कर देते हैं और दोनों फिर अच्छे से बात करने लगते हैं। इधर रुका घर आकर यंग मास्टर का वेट कर रही होती है। जब यंग मास्टर आते हैं तो उनके फेस पर स्माइल देखकर रुका समझ जाती है कि सारा कुछ क्लियर हो गया और यंग मास्टर को हक कर लेती है। फिर वो बात लेने चली जाती है तो यंग मास्टर वहीं सो जाते हैं। रुका आती है, उन्हें उठाने लगती है कि जाइए आप ही बात ले लीजिए, लेकिन यंग मास्टर रुका को पकड़कर खुद के ऊपर कर लेते हैं। उसे बोलने लगते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ही क्यूट हो। रुका बोलने लगती है लेकिन आज मुझे आपको देखकर और मसातो को देखकर जेलसी फील हो रहा था कि मेरे पास भी कोई भाई या बहन क्यों नहीं है, और बोलने लगती कि आपके बड़े भाई बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं। उनके होटल में काम कर कर मुझे पता चला कि वो दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज़ लोग का बहुत ज़्यादा ही केयर करते हैं। और रुका यहाँ बस मसातो का तारीफ की जा रही थी।
जिसे सुनकर यंग मास्टर तो बिल्कुल जेलस होने लगते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम किसी का भी नाम लो, पर उसका जब नाम लेती हो ना तो मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा फील होता है। और मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर उसने यहाँ होटल क्यों खोला और होटल खुलते ही तुमको अपना शेफ बनाने के लिए क्यों बोला। रुका उन्हें समझाने का ट्राई करती है, लेकिन यंग मास्टर तो बिल्कुल यहाँ जेलस हो रहे होते हैं और बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सारा कुछ करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसे जाकर काम करो और खुद को बीमार करो। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम्हें इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करना हो, पर अभी मैं वैसा कैपेबल नहीं हूँ, इसी वजह से तुम्हें ऐसा करना हो रहा है ना। ये सब बोलकर वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मैं बहुत मेहनत करूँगा और एक दिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। ये सब बात सुनकर रुका रोने लगती है और उनके पास जाकर उन्हें हक करने लगती है। तो यंग मास्टर भी यहाँ रुका को किस करने लगते हैं और आज ये लोग वो भी करते हैं जो उस दिन रुका नहीं कर पा रही थी, मतलब अनकंफर्टेबल थी। दोनों इंटीमेट होते हैं और इस बार रुका को अनकंफर्टेबल फील नहीं होता है, मतलब वो अब यंग मास्टर के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो गई है। दोनों साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग में रुका यंग मास्टर को देखती है तो उन्हें देखकर पूछने लगती है कि शादी से पहले भी आप हमेशा किचन साइड आते थे और जहाँ मैं बात लेने जाती थी वहाँ आते थे, जो कि आप घर में भी बात ले सकते थे। तो यंग मास्टर यहाँ रुका के पास आकर बोलते हैं क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था और मेरे माइंड में हमेशा तुम चलती थी, इस वजह से मैं हमेशा तुम्हें देखने वहाँ आ जाता था। मतलब आज रुका को क्लियर हो गया कि यंग मास्टर शुरू से ही रुका को लाइक करते थे और प्यार करते थे। और ये ड्रामा का हैप्पी एंडिंग है और ये ड्रामा यहीं ख़त्म हो जाता है। ड्रामा कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।